हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 1 को ख़त्म कर लिया था जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट थी और उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी जैसे कि मास कितने टाइप के होते हैं, लेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं, एटॉमिक साइज़ की लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं और क्या कहते हैं बहुत बड़ी दूरियों को ऐसे सैटेलाइट्स के बीच की दूरियों को कैसे मेज़र करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज कल तक देख ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस, सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि डायमेंशंस होती क्या हैं। तो अगर बात करते हैं हम डायमेंशंस की तो हम जानते हैं सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ ये 3 टाइप की होती हैं। आप लोग ये पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी होती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और तीसरी होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, ये तीनों क्वांटिटीज़ होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो किसी और पर निर्भर नहीं करती, जिनको डेराइव नहीं किया जा सकता है, वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। डेराइव्ड कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती हैं, उनको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अब जब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर कुछ पावर्स ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे जस्ट सपोज दैट कि जो फोर्स है, फोर्स यह एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, और यह कैसे बनती है? मास इनटू एक्सेलरेशन से, जहाँ पे एक्सेलरेशन भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जो क्या कहते हैं लेंथ और टाइम से बनती है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, मास इनटू एक्सेलरेशन, इन्हीं से मतलब मिल करके जो क्वांटिटी हमारी फोर्स है बनी है। तो अगर हम इसको इसकी यूनिट लिखेंगे तो यह होगी किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मास में फंडामेंटल क्वांटिटी जो मास है इसकी पावर को 1 रखना पड़ा है। मीटर, या मीटर की यूनिट है हमारी लेंथ की। लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ। अब लेंथ की पावर भी हमको यहाँ पर 1 रखना पड़ा है। सेकंड, टाइम, टाइम की यूनिट है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वहाँ की उसकी पावर हमको यहाँ पर -2 रखनी पड़ी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज़ थी उस पर हमने कुछ पावर्स ऐड की हैं, उस पर हमने कुछ पावर्स चढ़ाई हैं। ये पावर्स जो होती हैं यही कहलाती हैं हमारी डायमेंशंस। डायमेंशंस, ठीक है। अगर हम डायमेंशंस की परिभाषा की बात करें या फिर डेफिनेशन की बात करें तो डायमेंशंस आर द पावर्स दैट आर टू बी एडेड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट द डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब कि डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर्स ऐड की जाती हैं वो पावर्स ही हमारे लिए डायमेंशन कहलाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो हम एक डेराइव्ड क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं, फोर्स, हम फोर्स की ही बात कर रहे हैं फिलहाल। तो फोर्स का यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो अगर हम ये बताना चाहें कि डायमेंशन, इसमें अलग अलग की डायमेंशन कितनी है, तो डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स, मतलब फोर्स में मास की डायमेंशन कितनी है, तो मास के लिए पावर हम कितनी लगाए हैं? 1। और अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स तो कितनी है? यहाँ पर देखिए लेंथ मतलब मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर है और उसकी भी पावर हमने 1 ही रखी है, तो लेंथ की जो डायमेंशन होगी वह कितनी होगी? 1। और अगर हम इस यहीं पर बात करें डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स, तो देखिए टाइम की जो यूनिट है उस पर हमने
-2 पावर ऐड की है, तो जो टाइम की जो डायमेंशन हो जाएगी फोर्स में वो कितनी हो जाएगी, -2। और अगर हम किसी और क्वांटिटी की बात करें, जस्ट सपोज दैट हम बात कर रहे हैं वर्क के बारे में, सपोज कर लीजिए हम बात कर रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क क्या क्या कहते हैं, जो यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसी को जब हम लोग एक लाइन में लिखेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2। ठीक है, ये अभी देखिए किलोग्राम मीटर और सेकंड से मिलकर के बनी है, तो वर्क भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी, ये बात हम जानते भी हैं। और अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ मास इन वर्क, तो देखिए ध्यान से, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम की कितनी पावर है यहाँ पर, जो हम वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम की कितनी पावर को यूज किए हैं, वह है 1। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वर्क, मतलब लेंथ की डायमेंशन, मतलब लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर की कितनी पावर हमने यूज की है, 2। तो वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए जो लेंथ की हम पावर यूज किए हैं वह है 2, या फिर मीटर की जो पावर यूज की है वह है 2। तो लेंथ की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 2। और अगर फिर से हम बात करें डायमेंशन ऑफ टाइम इन वर्क, तो कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, हमने टाइम की -2 पावर यूज की है, मतलब टाइम की जो यूनिट है उसकी -2 पावर यूज की है, तो टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर किसी कोई भी क्वांटिटी हो तो हम उसकी यूनिट लिख करके, तो उसकी क्या कहते हैं, हम लोग डायमेंशन से अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें किस फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी डायमेंशन को ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे कैसे। राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला। देखिए सबसे पहली बात तो जब हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला लिखते टाइम हम किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनको उनके संकेतों के, उनके नोटेशंस के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर लेंथ की बात करेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। अगर हम कहीं मास की बात करेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो यह कैपिटल टी से डिनोट होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, तो यह थीटा, और कई किताबों हमको के भी देखने को मिलता है, थीटा और के, लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोनों में से सिर्फ एक ही यूज करना है, दोनों नहीं। ठीक है, और टेम्परेचर हो गया। अगर हम लोग लाइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करना चाहें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो वह कैसे दिखाई जाएगी, स्मॉल सी स्मॉल डी। और अगर हम बात करें करंट की, करंट को कैसे दिखाएंगे तो उसको हम दिखाते हैं कैपिटल ए से। और अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, मोल से। तो मतलब मेन बात यह है कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है इन सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनल फार्मूला में यूज करना है, तो हम इन जो ये क्वांटिटीज़ हैं या फिर इनकी जो यूनिट्स होंगी उनकी यूनिट्स को हम इस रूप में लिखेंगे, ना कि उनका पूरा नाम लिख करके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये रहता है। अब अगर मान लीजिए हमको हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं इस पे आगे, पॉइंट नंबर 2, तो हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे जस्ट सपोज मान लीजिए कि अगर जो हम अपनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं,
जो हम क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं, उसमें जो मास की जो पावर यूज हुई है वह है स्मॉल ए, लेंथ की जो पावर यूज हुई है वह है स्मॉल बी, टाइम की जो यूज हुई है वह हुई है स्मॉल सी। मतलब मास को ए टाइम्स यूज किया गया है, लेंथ को बी टाइम्स यूज किया गया है और टाइम को सी टाइम्स। ठीक है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला वह कितना होगा, देखिए ध्यान से। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम आ गया और उसकी पावर कितनी है, स्मॉल ए। ठीक, फिर लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से, कैपिटल एल से, और उसकी पावर कितनी है, बी। टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, और उसकी पावर कितनी हुई, सी। और यह जो होगा उसका डायमेंशनल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी क्वांटिटी आ रही है जिसमें मास, लेंथ और टाइम के अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज की जा रही हैं, तो हम उनको इसी में आगे ऐड करते जाएंगे। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला से इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी क्वांटिटी के हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो यह बात ध्यान देनी होती है कि हम उसका जो डायमेंशनल इक्वेशन आएगा उसको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर कहीं पर हमने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बना करके उसके अंदर जो क्वांटिटी लिख दी, तो हम वहाँ पे ये बात कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशनल चीज़ों, डायमेंशंस से हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह एक रूल बनाया गया, यूनिवर्सल रूल, कि डायमेंशंस शुड बी expressed only in square bracket। मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की बात करेंगे तो हम उसको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हुई कैपिटल ए, उसका मास में जो डायमेंशन था, मास में जो पावर यूज हुई थी वह स्मॉल ए थी, लेंथ में जो यूज होने वाली पावर थी वह स्मॉल बी थी, टाइम में यूज होने वाली पावर स्मॉल सी थी। तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वह होगा स्क्वायर ब्रैकेट में m टू द पावर ए, l टू द पावर b, t टू द पावर c, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहाँ पर m इसलिए यूज किया क्योंकि मास को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को कैपिटल L से, और टाइम को कैपिटल T से। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी भी हुई जो m, l, t या फिर मतलब मास, लेंथ और टाइम के अलावा कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे सपोज दैट थीटा पर डिपेंड करती है या फिर वह करंट पर निर्भर करती है, तो हम उसकी पावर्स को इसी के आगे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे। एग्जांपल देते हैं आपको। जस्ट सपोज कि हम बात करने जा रहे हैं वर्क की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क कहाँ से आता है। अगर ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बात ध्यान देने वाली होती है कि हम सबसे पहले उसको ऐसे रूप में, ऐसे एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जहाँ पर उसकी यूनिट्स, उसकी जो यूनिट हो वह टोटल की टोटल क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर ही डिपेंडेंट, मतलब लिखी गई हो। ठीक है, जैसे वर्क का एक क्या कहते हैं जो एक यूनिट होती है वह होती है न्यूटन, सॉरी माफ़ करिएगा, वर्क की यूनिट न्यूटन नहीं होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की एक यूनिट होती है न्यूटन। लेकिन अगर हम न्यूटन से इस फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। हमको क्या करना होगा, इसको फोर्स को ऐसी क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना होगा जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हों डायरेक्टली।
जैसे कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब अगर हम इसकी यूनिट से लिखेंगे तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये होती है एक्सेलरेशन। अब अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो अभी एक वेलोसिटी आएगी तो उसको भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से लिख सकते हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। हमारे पे अगर एक्सेलरेशन की हम लोग यूनिट लिखना चाहेंगे तो वह होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको फर्दर एक लाइन में लिखें तो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, अब अगर हम इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन कहाँ से आएगा, किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स वह इक्वल टू होगा, देखिए किलोग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और किलोग्राम की यहाँ पावर कितनी है 1, तो 1 पावर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वह अगर है तो अपने आप में ही 1 पावर को शो कर रहा है। एम क्या है, मीटर, और मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और यहाँ पर इसकी पावर -2 ली गई है तो यहाँ पे टी की पावर -2, और इसको जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए तो यही बन गया हमारा ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। आपको अगर कोई क्वांटिटी दी जाती है, कोई डिराइव्ड क्वांटिटी दी जाती है, तो आपको भी यही एक तरीका अपनाना होगा जिससे कि आप उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेंसी ऑफ डायमेंशंस। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, जैसे सपोज a इक्वल्स बी, ठीक है, तो ये a इक्वल्स बी अगर है तो डायमेंशंस के रूप में जो a की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b ऑफ b। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मतलब कि जस्ट सपोज कि कोई एक इक्वेशन है तो उस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी वह राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी। यह कहलाता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। रीजन इसका ये है कि हमेशा अगर दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे से ऐड की जा रही हैं, चाहे सब्सट्रैक्ट की जा रही हो, चाहे वो इक्वेट की जा रही हो, तो उन दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या इक्वेशन तभी हो सकता है जब उन दोनों की आपसी जो डायमेंशंस है वह एक दूसरे के बराबर हो। मतलब कि अगर a प्लस b किया जा रहा है और यह बात हमको दी गई है कि b जो यह है यह वेलोसिटी है और इसकी जो डायमेंशन है वह LT-1 है, तो यह बात हमको ध्यान देनी होगी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेगा तो a b से तभी ऐड होगा जब a की भी डायमेंशन एग्जैक्टली वही होगी जो b की डायमेंशन के बराबर है। और यह काम एडिशन में भी होगा, सब्सट्रैक्शन में भी होगा, और एक क्वांटिटी को अगर दूसरे क्वांटिटी से हम इक्वेट कराएंगे तब भी होगा। मतलब कि अगर a इक्वल्स टू बी लिखा है तब भी यह बात तभी सत्य होगी जब a की डायमेंशन b की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस।
हम लोग इतना हम डायमेंशंस के अलग अलग रूप पढ़ रहे हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहेंगे, मास में डायमेंशन कितनी होगी, लेंथ में डायमेंशन कितनी होगी, हम इन सब का यूज कहाँ करेंगे, यह बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो डायमेंशन का सबसे पहला यूज होता है वह होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। मतलब कि अगर हमको कोई इक्वेशन दिया गया है और हमको उसकी करेक्टनेस चेक करनी है तो हम वहाँ पर डायमेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हमको कहा जाता है कि हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं कि a इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और हमसे कहा गया कि चेक करिए कि यह एक इक्वेशन है और यह सही है या नहीं। तो हम डायमेंशंस का यूज करके इनको चेक कर सकते हैं कि हमको क्या करना होगा। सबसे पहले हम इस पूरे टर्म की डायमेंशन निकालेंगे और इस ए की डायमेंशन पता करेंगे। अगर दोनों डायमेंशंस आपस में बराबर आती हैं फाइनल में, तब तो जा करके हम कहेंगे कि वह जो इक्वेशन है वह डायमेंशनल रूप से सत्य है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से डिफरेंट आ जाती है, तब हम कहेंगे कि यह जो इक्वेशन दिया गया है हमको यह डायमेंशनल रूप से सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के सामने एक इक्वेशन लिख रहे हैं और उसकी हम आपको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करके दिखाएंगे। देखिए, हम जानते हैं वर्क डन ऑन एनी बॉडी इक्वल्स टू होता है F इंटू यस, और यह बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट के जो टोटल क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में जो टोटल चेंज आ रहा है, मतलब 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu²। ठीक है, मतलब F इंटू एस इक्वल्स टू 1/mv स्क्वायर माइनस 1/mu², जहां वेयर F इक्वल्स टू फोर्स, S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, m इक्वल्स टू मास, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, एंड u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। हमको अपने क्या कहते हैं डायमेंशंस का यूज करके इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है इक्वेशन जो आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट हैंड साइड में मास है, वेलोसिटी है, मास है, वेलोसिटी है। ठीक है, हमको ये देखना है कि यह डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, हमको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल लिखना होगा। अगर ऐसा होता है, मतलब कि अगर हम फाइनली इक्वेशन को जब क्लोज करते हैं तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल आती है तब तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा, और अगर कोई भी एरर आती है तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा। चलिए हम अपने हर एक टर्म की डायमेंशन को लिखते हैं। यहाँ पर F है, F की जो डायमेंशन होती है वह होती है m/L/t-2 इंटू यस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की डिस्टेंस होती है, इसकी जो डायमेंशन होगी कैपिटल L इक्वल्स 1/2, यह एक कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, और v क्या है वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है L/t-1, और चूंकि उसका स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो वो डायमेंशनली एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है, जितनी डायमेंशन इसकी है उतनी ही डायमेंशन इसकी भी होगी, मतलब कि यह दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। यह भी होगा मास m और u वेलोसिटी मतलब L
t माइनस 1 टू द पावर 2। अब हम सबको एक साथ एक इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर देखिए l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 1 है, दोनों एक साथ ऐड होंगे तो ये हो जाएगा m l2 t माइनस 2 इक्वल्स, देखिए यहाँ पर m, यहाँ पे देखिए l की पावर 1 है उसका स्क्वायर है मतलब l2, यहाँ पे t की पावर -1 है उसका स्क्वायर तो हो जाएगा t की पावर -2 इक्वल्स, यहाँ पे भी वही काम होगा m l2 t माइनस 2। अब ये हमारा इक्वेशन फाइनल हो चुका है। अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पर m की क्या कहते हैं डायमेंशन कितनी है 1, l की है 2 और t की है -2, और वही चीज़ यहाँ पर भी m की डायमेंशन है 1, l की है 2 और t की -2, और सेम टू सेम यहाँ पर भी m की डायमेंशन 1, l की डायमेंशन 2 और t की डायमेंशन -2। अब चूंकि हमारे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के एग्जैक्टली इक्वल है, यह हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये इक्वेशन है यह डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको एक होमवर्क में इक्वेशन दे रहे हैं, आप लोग उसकी डायमेंशन को चेक करके बताइएगा कि क्या इक्वेशन सही है या नहीं है। यह इक्वेशन है न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को ये चेक करना है कि क्या यह इक्वेशन डायमेंशनल रूप से करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हम लोग कल इसको हम खुद सॉल्व करवाएंगे, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और उसके बाद इसके आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।